हेलो फ्रेंड्स, आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम कैसे इजी स्टेप को फॉलो करके आईटीआर 1 खुद से फाइल कर सकते हैं, जो कि होता है हमारा सैलरी का रिटर्न। और इस ईयर हमें पता है कि सैलरी रिटर्न दैट इज आईटीआर 1 उसमें बहुत से छोटे बड़े बदलाव हुए हैं, चेंज हुए हैं। और वो चेंज इसलिए हुए हैं कि अब कोई भी फेक रिफंड जो अभी तक लोग क्लेम करते चले आ रहे थे उस पर रोक लग सके। इसीलिए इस बार हम लोग देखेंगे कि आईटीआर 1 में काफी कुछ चेंज हुआ है और काफी कुछ डिटेल में हमें वहां पर इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है। सीधे मैं आपको लेकर चल रहा हूं आईटीआर के वेबसाइट पर, कैसे फाइल करना है प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहां से असेसमेंट ईयर कर लेना है सिलेक्ट ऑनलाइन मोड पे और कंटिन्यू। अच्छा, अगर आप लोग ऑफलाइन मोड पे चाहते हो तो उसके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, हम लोग उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। ये वीडियो है कि हम ऑनलाइन आईटीआर 1 ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। यहाँ से इंडिविजुअल करेंगे कंटिन्यू, फिर यहाँ से हम लोग आईटीआर 1 को करेंगे सेलेक्ट। अभी सिर्फ आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ही लॉन्च हुए हैं और यहाँ पर भी सिर्फ 2 आईटीआर ही शो हो रहे हैं। आईटीआर 1 पे करेंगे क्लिक, प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे जाएंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। अब यहां पर हमसे 3 ऑप्शन देता है कि भाई आप आईटीआर क्यों फाइल करना चाहते हैं। आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या वो क्रॉस हो चुकी है, उससे ज्यादा है आपकी इनकम, या फिर हो सकता है कुछ अदर रीजन हो सकते हैं। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, इस पर टिक करके करेंगे कंटिन्यू और ओके पर आएंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग 5 आप कह सकते हो ऑप्शन या फिर टैब आ रहे हैं। पहला है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, फिर ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, कितना टैक्स पे कर चुके हैं, और फिर वेरिफिकेशन का है। सबसे पहले चलेंगे सर पहले टैब के ऊपर। यहां पर हमें सिर्फ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कंफर्म करना है। सब कुछ प्रीफिल आता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी आपका है उस पर आपको करना है सिलेक्ट। फिर आप कहाँ के एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर के हैं, आप पेंशनर हैं, कुछ भी नहीं है तो आप अदर करके कर सकते हो। यहां पर देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ये ऑप्शन क्या है, बाय डिफॉल्ट आप माने जाते हो कि आपने न्यू टैक्स रिजीम चूज किया हुआ है। तो अगर आप कुछ भी टिक नहीं करोगे तो माना जाता है कि आपने न्यू टैक्स रिजीम वो ऑप्ट किया है। लेकिन अगर आप ओल्ड के हिसाब से जाना चाहते हो तो आपको यहां पर यस करना है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, एक क्वेश्चन है, उसको भी मैं लेते चलूं कि सर अगर हम आईटीआर 1 सैलरी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो क्या हमें फॉर्म 10 IEA फाइल करना है या नहीं है? तो जी नहीं। अगर आप सिर्फ सैलरी इनकम हो रही है, आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हो, तो आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजीम भी चूज करना है तो आपको अलग से फॉर्म 10 IEA फाइल नहीं करना है। आप देखो, अगर आप नो भी कर रहे हो और यस भी कर रहे हो तो कहीं पर भी आपको 10 IEA की इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो इसको यस नो जो भी आप एप्लीकेबल है, जिस रिजीम में भी आप आईटीआर फाइल करना चाहते हो वो यहां से आप ऑप्ट करोगे। ठीक है, इसको फिलहाल मैं नो कर दे रहा हूं। आप अगर यस करना चाहो तो कर सकते हो, फिर आप कर दोगे यहां से कंफर्म। फिर कंफर्म करने के बाद यहां पर देखिए अगला जो टैब है वो है ग्रॉस टोटल इनकम का। इस पर आ जाते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और हमें पता है कि आईटीआर 1 में हम सिर्फ 3 हेड की इनकम ही दिखा सकते हैं। और जो चेंज इस बार हुआ है वो ये हुआ है, लास्ट में देखिए इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल, और उसमें क्या कवर्ड है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A वाला। ये एक चेंज है आईटीआर 1 में जो इस साल से हो रहा है। अभी तक किसी भी तरीके का कैपिटल गेन है, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो गेन हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, कुछ भी हो, आप उसके लिए आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 फाइल करते थे। अभी क्या कर दिया है अभी ये कर दिया है कि भाई अगर आपका लॉन्ग टर्म का गेन है, ध्यान दे पढ़िए, लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म गेन यहां पर कवर नहीं है, और लॉस यहां पर लॉन्ग टर्म लॉस कवर नहीं है और शॉर्ट टर्म गेन और लॉस दोनों कवर नहीं है। तो सिर्फ एक सिचुएशन यहां पर कवर्ड है, आपका गेन होना चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112A वाला। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं यहाँ पे क्या डिटेल हमें फिल करनी है, क्योंकि ये चेंज है। सिर्फ यहाँ पर सेल कंसिडरेशन आपको फिल करना है जितना भी है आपका, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां पर आपको करनी है सिलेक्ट।
अब क्योंकि यहाँ पर अलग से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो जो एसटीटी पे किया जाता है उसको इंक्लूड करके यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, अच्छा अब अगर 112A की बात करें तो हमें पता है कि 1,25,000 तक जो लॉन्ग टर्म का गेन है वो एग्जेम्प्ट होता है। अगर आपका गेन उससे ज्यादा हुआ, सपोज मैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालता हूँ 2 लाख, तो गेन कितने का हो जाएगा सर? 3 लाख का। ठीक है ना, अब मैं इसको करता हूँ कंफर्म, तो देखिए यहाँ पर एरर आ गई। एरर क्या कह रहा है कि भाई ITR 1 ना वो मैक्सिमम गेन जो 1,25,000 है वहीं तक आप फाइल कर सकते हो, बिकॉज ये एग्जेम्प्ट है। अगर आपका इससे ज्यादा का गेन है तो फिर आप ITR 2 या फिर ITR 3 फाइल करिए। ठीक हो गया, तो सिर्फ अगर आपका गेन लॉन्ग टर्म में शेयर म्यूचुअल फंड में 1,25,000 तक है तो आप यहां पर उसको शो कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे लॉस शो कर दो, सपोज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो 5 लाख से ज्यादा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो भी कह देगा कि भाई टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, आपका लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो भाई ITR 2 फाइल करिए। तो यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 तक अगर आपका कैपिटल गेन है तो ही आप यहां पर एंट्री कर सकते हो। अब इसके लिए अलग से ITR 2 फाइल नहीं करना है। ठीक हो गया, ये जो सबसे बड़ा चेंज है ये कवर हो गया। अच्छा अभी ऊपर चलते हैं, एक चेंज हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, वो भी देख लेते हैं। पहले हम लोग जब यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड करते थे तो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोव्ड कैपिटल ये हमें यहां पर एंटर करना होता था और हमें पता है कि 2 लाख तक का यहां पर हमें मिल जाता था डिडक्शन। अभी देखिए यहां पर फिल नहीं करने दे रहा है और ये क्या कह रहा है कि भाई आप जाओ और ये जो टेबल है ना सेक्शन 24B की, इसको फिल करो। यहां पर ऑटोमेटिक फिगर आएगी उस टेबल से। अब वो टेबल कहां पर है? बैक चलिए, यहां पर देखिए एक अलग से एक नया ऑप्शन आ चुका है इंटरेस्ट ऑन बोरोव्ड कैपिटल का। यहां पर जब हम लोग ऐड करेंगे तो अब देखिए पूरा डिटेल, पहले ये डिटेल कभी भी नहीं पूछा जाता था, इस बार ये चेंज हुआ है। अभी क्या क्या आपको यहां पर देना है? लोन टेकन फ्रॉम, किस बैंक से लिया है या अदर देन बैंक से लिया है, उस बैंक उस इंस्टीट्यूशन का नाम, लोन जो अकाउंट नंबर है वो आपको देना है, किस डेट में आपका लोन सैंक्शन हुआ है वो देना है, अमाउंट ऑफ लोन देना है, और ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी हम जो ITR फाइल कर रहे हैं उसकी एंड डेट क्या है? 31 मार्च 2025। तो उस दिन आपका लोन आउटस्टैंडिंग कितना था वो आपको देना है और फिर आपको देना है इंटरेस्ट ऑन बोरोव्ड कैपिटल। तो पूरा डिटेल में यहां पर फिल करना है। मींस अगर आप ITR 1 फाइल करने जा रहे हो और आपका इंटरेस्ट है मतलब होम लोन का, तो भाई क्लाइंट से या फिर आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए। बैंक मतलब देखिए अगर आपके पास होम लोन है ना तो उसका पूरा एक शेड्यूल मिलता है, वो शेड्यूल बैंक से ले लीजिए, उसमें ये सारी डिटेल होंगी। बैंक का नाम भी होगा, लोन अकाउंट नंबर भी होगा, सैंक्शन डेट भी होगी, कितना टोटल लोन अमाउंट है वो भी होगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक हो गया, तो ये भी एक चेंज है जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हुआ है। अच्छा सर अभी बैक चलते हैं, अब आ जाते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमें क्या क्या एंट्री करनी होती है? बेसिक, जो बेसिक सैलरी है वो एंटर करना है, उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। अब परक्यूजिट क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में अपने इनकम टैक्स के कोर्स में। यहां पर मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं, हर वो बेनिफिट जो इंप्लॉयर एम्प्लॉय को देता है लेकिन उसको सैलरी नहीं कहता है, जैसे घर दे दिया रहने के लिए और किराया नहीं ले रहा है, ठीक है, घर दे दिया और किराया नहीं ले रहा है तो वो भी परक्यूजिट हो गई। ठीक है, कोई ऐसी फैसिलिटी दे दी जिसका पैसा चार्ज करना था लेकिन नहीं कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, वो भी यहां पर आ जाएगा। कोई इंप्लॉय का ऑब्लिगेशन था, कोई ऐसा पैसा था जो इंप्लॉय को देना था लेकिन इंप्लॉय ने ना दे करके इंप्लॉयर ने दे दिया इंप्लॉय के बिहाफ पर, ये इस तरह के जो नेचर होते हैं वो आ जाते हैं परक्यूजिट में। अच्छा, और 17(3) में आता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, मतलब टर्मिनल कमीशन या फिर ज्वाइनिंग बोनस। सुना है ना कि भाई आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग बोनस ले लीजिए। अब ये ज्वाइनिंग बोनस क्या है, कहां लिखा जाएगा? वो सर यहां पर लिखा जाएगा। आप हमारी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, ये लीजिए 3 महीने का कॉम्पनसेशन ले लीजिए आप। भाई ये माना जाता है कि भाई 3 महीना आपको लग जाएगा दूसरी जॉब को ढूंढने में, तो ये 3 महीने का कॉम्पनसेशन, टर्मिनल कॉम्पनसेशन लेके जाइए। तो वो सारी चीजें कहां पर आ जाएंगी? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग टोटल सैलरी डाल देंगे अपनी, जो भी रहेगी आपकी वहां पे आपने एंट्री कर दिया।
उसके बाद 89 ये सब चीज़ें मतलब एप्लीकेबल नहीं होती, छोड़ दीजिए। कोई एग्जेम्प्ट अलाउंस है तो वो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हो। जो भी एग्जेम्प्ट अलाउंस है आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। अगर लिस्ट में आपको नहीं दिख रहा है तो आप एनी अदर में जाके उसका नेचर यहाँ पर जो है उसको आपको डिफाइन करना है और फिर वहाँ पर आपको अमाउंट लिख देना है। जो हमारे आर्मी पर्सनल होते हैं उनको ऐसे बहुत से अलाउंस मिलते हैं जो हो सकता है एग्जेम्प्ट भी होते हैं और वो लिस्ट में उनको ना मिले, वो यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन लिख करके उसको एंटर कर सकते हैं। ठीक है सर। उसके अलावा अगर कोई 89A की रिलीफ है एरियर वगैरह का तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म 10EE फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका एरियर आता है तो ITR के साथ आपको फॉर्म 10EE फाइल करना पड़ेगा, तो ही आपको 89A का रिलीफ मिलता है। अच्छा सर। उसके बाद डिडक्शन वगैरह जो आ जाएंगी, इस बार हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी की वो 75,000 है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स जिन स्टेट में है अगर एप्लीकेबल है तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, एंटरटेनमेंट अलाउंस वगैरह, और सेव कर देना है। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं क्योंकि हमारे पास एग्जेम्प्ट अलाउंस नहीं है। तो इस तरह से हमें इनकम फ्रॉम सैलरी एंटर करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और कोई आपका एफडी का इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, आपको डिविडेंड मिला है, या कोई इस तरह की अदर इनकम है, फैमिली पेंशन है, कोई ऐसा इंटरेस्ट जो आपको मिला है, जो कोई आपको कोई कॉम्पनसेशन मिलता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, वो ये सारी चीज़ें मतलब जो सैलरी हेड में और जो आपका जो है हाउस प्रॉपर्टी में नहीं कवर हो रहा है तो वो सारी चीज़ें आपके अदर में आ जाएंगी। आप हो सकता है कि जॉब के बाद कहीं ट्यूशन पढ़ाते हो तो ट्यूशन की इनकम आ जाएगी, आप कोई पार्ट टाइम छोटा मोटा काम करते हो तो उसकी इनकम यहाँ पर आ जाएगी, कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सारी चीज़ें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएंगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, एग्जेम्प्ट इनकम अगर कोई है तो उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। अब एग्रीकल्चर की इनकम है या कोई ऐसे आपको पैसा मिल रहा है किसी चीज का जो जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए जो एग्रीकल्चर इनकम अगर वो 5,000 तक है, 5,000 तक है तो ही आप यहाँ शो कर सकते हो। अगर इनकम 5,000 से ऊपर है तो फिर भैया ITR 2 का वेट करिए, जब ITR 2 आएगा तब आप फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पर भी लिस्ट है एग्जेम्प्ट इनकम की। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है और वो इस लिस्ट में कवर्ड नहीं है तो सेम आप एनी अदर करके नेचर यहाँ पर आपको उसको डिस्क्राइब कर देना है और अमाउंट लिख करके सेव कर देना है। तो इस तरह से एग्जेम्प्ट इनकम आपकी कंफर्म हो जाएगी। फिर टोटल डिडक्शन में आ जाना है आप, क्योंकि हमें पता है न्यू रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, तो वो यहाँ पर आपको आ जाना है, उसको एंटर कर मतलब अगर CCD 2 की है तो वो मिल जाएगी, और अग्निपथ स्कीम का जो कंट्रीब्यूशन है उसका मिल जाता है। और अगर कोई कोई ऐसे एग्जेम्पशन है जो न्यू रिजीम में मिलती है या आगे चल के सरकार कुछ नोटिफाई कर दे तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, फिर कर दोगे आप कंफर्म। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूं, इसको हम लोग करते हैं ओल्ड रिजीम में। जैसे हम लोग ओल्ड रिजीम में जाएंगे सर तो अब हम डिडक्शन में जाएंगे तो अब देखिए सारी डिडक्शंस आ गई, 80C की, 80CCC, मतलब जो जो ओल्ड रिजीम में पहले मिला करती थी वो सारी चीजें। अब इस पे हम एडिट पे जा रहे हैं सर, और फिर देखिए ब्रेकअप वैल्यू कह रहा है ऐड करने के लिए। तो यहां पर देखिए आप पॉलिसी नंबर भी आपको देना है, ये एक चेंज हुआ था, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि अभी जब आप डिडक्शन डालोगे ना ओल्ड रिजीम में तो सिर्फ अमाउंट एंटर नहीं करना है, उसका पॉलिसी नंबर, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीजें आपको वहां पर एंटर करनी है। तो सब में अब आपको अलग अलग डिटेल यहाँ पर एकदम डिटेल में जा के आपको जो है उसको एंट्री उसकी करनी पड़ेगी। ATD पहले हम लोग सिर्फ अमाउंट डाल के कर देते थे, अब ऐसा नहीं है। अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है खुद का या पेरेंट्स का या स्पाउस का तो नेम ऑफ द इंश्योरर और पॉलिसी नंबर और फिर अमाउंट, हर चीज में डिटेल, हर चीज में उसकी डिटेल यहाँ पर ऐड कर दी गई है। तो जो मैंने अभी बताया कि भाई अब आप फेक रिफंड अगर क्लेम करते थे ना तो उसको भूल जाइए, क्योंकि अगर अब आपने गलती से कोई फेक इंफॉर्मेशन दी तो वेरीफाई करने के पास के लिए डेटा ज्यादा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, तो भाई आपका रिफंड तो नहीं आएगा, उल्टा हो सकता है कि भाई पेनाल्टी वगैरह लग जाए, तो फिर यहाँ पर आपको जो है टेंशन हो जाएगी। बिकॉज अब डिटेल रिपोर्टिंग करनी है डिडक्शन की भी और TDS की भी, सेक्शन वाइज यहाँ पर रिपोर्टिंग होगी। ठीक हो गया सर। ओके ओके ओके, चलते हैं यहाँ से हम लोग बैक, कोई डिडक्शन यहाँ पर हमें नहीं लेनी है, समरी पे चलते हैं।
फिर हम यहाँ से जो भी टीडीएस वगैरह हमारा डिडक्ट हुआ है उसको एक बार हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। कुछ अगर सेल्फ असेसमेंट का टैक्स है, कोई एडवांस टैक्स अगर आपने पे करा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर एंटर करोगे, बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर और टैक्स पेड। तो अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और अगर आपका कोई टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो यहाँ से उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर जा करके उसको एडिट में अगर आप जाओगे, अब अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। किस ईयर में कटा है उसको आप करके यहाँ पर सेव कर दो, ठीक है, कंफर्म कर दो। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी को एक बार आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको, अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने ओल्ड रिजीम करा है सिलेक्ट, तो देखिए टैक्स पेबल आ रहा है। अब मैं यहाँ से चलूँ एक बार अगर, और इसको मैं कर दूं न्यू रिजीम में, तो हमें पता है न्यू रिजीम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो टीडीएस कटा है उसका रिफंड आ रहा है। तो इसीलिए अगर अब आपको देखिए, अब ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसके न्यू रिजीम में फायदा है, किसको ओल्ड रिजीम में फायदा है। हाँ, बट ये जो अब आने वाला साल है उसमें तो भाई 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है। तो आप कह सकते हो 99.99 केसेस में अब न्यू टैक्स रिजीम जो है वही मतलब आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है सर। अब यहां से हम करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अगर कोई एरर होगी तो वहां पर आ जाएगा, प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे सर, ठीक है। प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। अगर यहां पर कोई भी एरर होगा तो यहां पर आ जाएगा। देखिए यहां पर एरर आ रही है कि भाई आपने डिडक्शन का ईयर यहां पर नहीं करा है सिलेक्ट। एक दो टीडीएस कटे थे, एक का तो कर दिया था, एक का नहीं किया था, तो इसलिए एरर आ रही थी। फिर हम जाएंगे कंफर्म पर, फिर हम जाएंगे एक बार वेरिफिकेशन पर, प्रीव्यू करेंगे, सबमिट करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब प्रीव्यू करके सबमिट करेंगे, आधार ओटीपी या फिर डीएससी जैसा भी वेरिफिकेशन होता है वेरीफाई करके हम लोग सबमिट कर देंगे और ITR1 फाइल हो जाएगा। तो ITR1 आप खुद से भी फाइल कर सकते हो, बट अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हो। और रिकमेंडेशन तो यही होगा कि अगर आपकी ठीक है सिर्फ सैलरी की इनकम है, सिंपल सब कुछ है, तो खुद फाइल कर लीजिए। बट अगर आपको सब कुछ डिटेल में फिल करना है, आपका अलग अलग डिडक्शंस भी हैं, आपका होम लोन भी है, सैलरी में भी बहुत सी चीज़ें हैं, आपका जो है परक्यूजिट भी है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी भी है, अदर डिडक्शन भी हैं, एग्जेम्पशंस भी हैं, तो अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो फिर यार आप जो है 1-2 हज़ार के चक्कर बचाने के चक्कर में खुद से मत फाइल करो। गलत हो जाता है ITR, फिर जब नोटिस आता है तो टेंशन बहुत होती है टैक्स पेयर को। तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प आप ले सकते हो। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता रहे। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।